वेलकम टू रियूनियन आईएएस। और आप लोग जो है अब पेपर कर लिए होंगे। अब इसमें चलिए मैं जल्दी से आंसर बता दूं। पहला जो प्रश्न है उसमें जो है आप देखते हैं कि दल बदल कानून 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा सर्वप्रथम लाया गया। सही बात है। राजीव गांधी सरकार ने जो है इसको जोड़ा था। बाद में 91वां संविधान संशोधन द्वारा अन्य प्रावधानों को जोड़ा गया। तो पहला स्टेटमेंट सही। दल बदल से संबंधित 11वीं अनुसूची गलत। 10वीं अनुसूची, यदि मनोनीत सदस्य 6 माह के अंदर पार्टी में शामिल हो जाता है तो दल बदल नहीं माना जाता। सही। इसका आंसर क्या होगा? 1 और 3। दूसरा प्रश्न लिए, कौन सा कथन सही है? किसी भी राज्य का निवासी किसी अन्य राज्य के राज्यसभा का सदस्य बन सकता है। सही बात है। बताया था 2003 में नियम बदल गया। 2003 से पहले उसी राज्य का निवासी राज्यसभा का सदस्य बन सकता था, लेकिन 2003 में जो है नियम बदल दिया गया और किसी भी राज्य का निवासी कहीं से भी राज्यसभा का चुनाव लड़ सकता है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव आनुपातिक प्रणाली द्वारा किया जाता है, विधानसभा के सदस्यों द्वारा। सही बात है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। सही है। राज्यसभा का प्रत्याशी बनने के लिए विधानसभा के 5 सदस्यों का प्रस्तावक, 5 नहीं, उस दिन बताया था 10। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 10 प्रस्तावक, विधानसभा के 10 लोग जो है आपका समर्थन करें, प्रस्तावक करें। तो इसमें 1, 2, 3 आंसर होगा। आगे चलिए, अब देखते हैं कि संसद सदस्य की निर्भरता के बारे में विचार करें और सत्य कथनों का चयन करें। ये बताइए, यदि भारत सरकार और राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता हो, लाभ का पद धारण करेगा तब भी सदस्यता समाप्त हो जाएगा। सरकारी सेवा से बर्खास्तगी तब भी हो जाएगा। चुनाव के खर्चों का हिसाब पेश करने विफल रहा हो तब भी समाप्त हो जाएगा। 1 वर्षीय कारावास का दंड, 1 वर्ष नहीं 2 वर्ष, ये गलत है। अभी राहुल गांधी साहब को नहीं हुआ था 2 वर्ष का। 1, 2, 3 आंसर होगा। आगे चलिए, 4, निम्न कथनों में विचार करें। भारत में लोकसभा के चुनाव में एक सदस्य निर्वाचित क्षेत्र। सही बात है। भारत में अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक प्रणाली विद्यमान है। सही भाई अप्रत्यक्ष है ना भाई। हम लोग प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं, प्रतिनिधि जो है सरकार बनाते हैं, या प्रतिनिधि सत्ता पक्ष में बैठते हैं, कुछ प्रतिनिधि विपक्ष में बैठते हैं। तो हम लोग सीधे थोड़े ना जाकर कानून बना रहे हैं। अप्रत्यक्ष ही तो लोकतंत्र है। लोकसभा के सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना के आधार पर। सही बात है। लोकसभा में कृत्यात्मक प्रतिनिधित्व का आधार, देखिए जो बेसिस ऑफ जो रिप्रेजेंटेशन होता है 2 तरह का होता है। एक तो जो है फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है और दूसरा जो है टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है। तो फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब जैसे डॉक्टर का कोई प्रतिनिधि, किसान का प्रतिनिधि, मजदूर का प्रतिनिधि, तो उसको फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बेसिस बोलते हैं। और दूसरा जो है वो टेरिटोरियल जो रिप्रेजेंटेशन होता है, उसका मतलब होता है कि जनसंख्या के आधार पर किसी क्षेत्र को एक बना दिया जाता है, वहां से प्रतिनिधि का चुनाव होता है। तो हमारे यहाँ जो है टेरिटोरियल और जो है पॉपुलेशन के आधार पर जो है कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाया गया है। तो ये गलत हो गया। ये गलत हो गया तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अरे कौन सा क्वेश्चन सही नहीं है? इसमें केवल 4 लगाइए। कुछ लोग 1, 2, 3 लगा रखे होंगे। अब जैसे चलिए, संसद सदस्यों के विशेषाधिकार के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें, सत्य कथन का चयन करें। ये बताइए, सत्य कथन का चयन करें तो यहां पर जो है बहस और कार्रवाई के प्रकाशन का अधिकार। सही बात है। ये बताइए, सिविल और आपराधिक मामलों में गिरफ्तारी से छूट। तो आपराधिक मामलों में गिरफ्तारी से छूट थोड़ी ना है, सिविल मामलों में है। सिविल मामलों में, आपराधिक मामलों में कोई छूट नहीं। प्रिवेंटिव डिटेंशन के मामले में कोई छूट नहीं। तो क्या हो गया? गलत। जब सदन का सत्र चल रहा हो तब साक्ष्य देने के लिए सदन की अनुमति के बिना बुलाया नहीं जा सकता। सही बात लिखवाया था 1, 3। अब चलिए आगे, राज्य विधानमंडल द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली राज्यसभा की चुनाव पद्धति ली गई है। कहां से? आयरलैंड से। इसी पर चलिए, संसद सदस्य के लिए निर्भरता के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। ये बताइए, 2 या 2 से अधिक वर्षों तक कारावास का दंड दिया गया हो। सही बात है। किसी निगम जिसमें 20% का शेयर सरकार का हो, पद धारण करता हो। ये बताइए, 20% नहीं ना, 25% ना, तो ये तो गलत हो गया। और सरकारी सेवा से बर्खास्तगी। सही बात है। 1 और 3 लगाइए। सही, हाँ ठीक है, 1 और 3 लगाइए बी। आगे चलिए, भारत में विपक्षी दल के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। विपक्षी दल को राष्ट्रपति द्वारा मान्यता दिया जाता है। राष्ट्रपति थोड़ा देता है, स्पीकर ना। ये तो ऐसे ही गलत हो गया। समांतर सत्तारूढ़ दल के बाद जिस दल संख्या को संख्या के 10वें भाग उससे ज्यादा होता है, विपक्ष की मान्यता दी जाती है। सही बात है।
विपक्ष की मान्यता देने के लिए 1/10 या स्पीकर चाहे तो कम पर भी दे सकता है, जैसे वर्तमान में दिया गया है। सही बात है। भारत में लोकसभा में पहली बार 1969 में विपक्षी दल को मान्यता दिया गया। सही बात है। डॉक्टर राम सुभग सिंह पहले लोकसभा में विपक्ष के नेता। रट डालिएगा, तो यहां पर आंसर क्या होगा? ए। अब चलिए आगे, 9 नंबर, निम्नलिखित कथनों में से सही है। संसद के किसी सदस्य द्वारा दिए गए किसी मत के संबंध में उसके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। सही बात है, संसदीय विशेषाधिकार है। संसद का कोई सदन राज्य विधायिका किसी मामले में न्यायालय के रूप में प्रत्यक्षता विचारण कर सकता है। संसद और विधायिका जो है न्यायालय बनेगा? गलत है ना। और संसद में किसी सदस्य द्वारा कही गई किसी बात के संबंध में उसके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई कार्रवाई नहीं किया सकता। सही बात है। इसका आंसर क्या होगा? 1 और 3। थोड़ा सा अब टेस्ट का पेपर ऊंचा होगा ना। अभी तो पहले बच्चा वाला क्वेश्चन लगा रहे थे, अब थोड़ा सा आईएएस वाला लेवल आएगा। हम लोग धीरे धीरे लेवल को उठाएंगे। अभी हम लोग का लेवल जो है वो यहां पर चल रहा है। अब धीरे धीरे लेवल उठेगा। अगला टेस्ट पेपर यहां पर ऐसे ऐसे करके यहां पर ले जाया जाएगा, क्योंकि 1 धन 1 बराबर 2 जोड़ने से 1 धन 2 बराबर 3 लिखने से वो वाला मैथ का क्वेश्चन नहीं ना आएगा। इतना भी आसान नहीं पूछता है, तो थोड़ा सा पढ़िए। 10 समझ चलिए। निम्नलिखित में से कौन उस प्राधिकारी का निर्धारण करता है जो लोकसभा में राज्य के सीटों का बंटवारा प्रत्येक राज्य को भूभागीय निर्वाचन क्षेत्रों में बांटे जाने का? उस दिन बताया था अनुच्छेद 82 पुनर्सीमन। तो पुनर्सीमन के लिए कानून कौन बनाता है? भारत की संसद। और आयोग का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति। तो यहां पर सीटों के बंटवारे और प्रत्येक राज्य को भूभागीय निर्वाचन क्षेत्रों में बांटे जाने का पुनर्समायोजन करेगा कौन? संसद। फिर चलिए, निम्नलिखित दशाओं में से किनमें लोकसभा की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार को जमानत राशि वापस लौटानी जाती है? यदि उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत नामांकन अवैध पाया जाता है तब भी लौटाना पड़ेगा। अरे भाई पैसा तो हमारा पैसा तो दीजिए, हमको नहीं चुनाव लड़ने देंगे तो हमारा पैसा क्यों रखेंगे? तो उसे बताया था लोकसभा चुनाव के लिए जनरल और ओबीसी के लिए कितना? बोलिए 25,000। SC ST के लिए कितना? 12,500। अब विधानसभा चुनाव के लिए जनरल और ओबीसी के लिए कितना? 10,000 और SC ST के लिए 5,000। रख डालिए। वैध पाए जाने के बावजूद उम्मीदवार अपना नामांकन वापस ले लेता है। अरे भाई नामांकन वापस ले ले तो पैसा भी तो दीजिए। सही बात है। उम्मीदवार चुनाव में पराजित हो जाता है परंतु मतदान में डाले गए कुछ कुल वैध मतों का 1/6 प्राप्त कर लेता है। ये बताइए, पराजित हो गया और 1/6 मत प्राप्त कर लिया तब तो पैसा वापस मिलेगा ही, क्योंकि वैध मत अपान 6 इतना प्राप्त कर लेगा तो पैसा देना पड़ेगा, भले चुनाव हार गया उससे क्या लेना देना। 1 2 3 आंसर होगा। अब चलिए, केंद्र शासित प्रदेश जिसका राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है निम्न में से कौन है? अरे जहां विधानसभा होगी वही ना जो है राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होगा। तो पांडिचेरी और दिल्ली, अंडमान निकोबार लक्षद्वीप, चंडीगढ़ का थोड़ी ना है। 1 2 1 3 लगाइए। 13 चलिए, संसद की संरचना के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सही है? ये बताइए। भारत की संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा से बनती है। सही बात है। अरे भाई राष्ट्रपति हो गया, लोकसभा हो गया, राज्यसभा, यही तो संसद है। भारत के राष्ट्रपति का प्रत्यक्ष निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जो केवल संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों से बनता है। गलत। लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। केवल 1 लगाइए। परिसीमन आयोग के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। ये बताइए, परिसीमन आयोग के आदेश का किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दिया सकता। सही। परिसीमन आयोग के आदेश जब लोकसभा और राज्य विधानसभा के सम्मुख रखे जाते हैं तब उन आदेशों में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। सही बात, दोनों सही है। चलिए 15 मिला लिए होंगे। गुजरात का सीट कितना? रट तो डाले होंगे आप लोग सब। गुजरात का 11 मतलब 3 और कर्नाटक कितना? 12 4। तो देखिए यहां पर कौन सा आंसर हो जाएगा? 3 और 4, ए होगा आंसर। चलिए अब हम लोग आगे कुछ बढ़ते हैं और इसमें आज हम लोग जो है वह जो बिल है, जो विधेयक है, जितने प्रकार के विधेयक होते हैं उन विधेयकों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए जो विधेयक होता है
उसमें सबसे पहले तो चीज यह है कि जो मतदान की प्रक्रिया है, एक तो हम लोग मतदान की प्रक्रिया को जानते हैं कि मतदान की प्रक्रिया किस तरह से होता है, और दूसरा चीज होता है विधेयकों का समापन, विधेयकों का व्यापकगत होना, विधेयकों का व्यापकगत होना मतलब कि लैप्स ऑफ बिल, इसको समझना है। इसके बाद हम लोग जो है इसमें जो विधेयकों के प्रकार है, विधेयकों के प्रकार, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो मैं आप लोग को जब पहले दूसरे क्लास में संशोधन पढ़ाया था तो मैंने संशोधन विधेयक बताया था। यहां पर हम लोग जो है मनी बिल के बारे में पढ़ेंगे। धन विधेयक क्या होता है, मनी बिल क्या है, हम लोग फिर पढ़ेंगे वित्त विधेयक क्या होता है, फाइनेंशियल बिल क्या होता है, फिर जो है साधारण विधेयक क्या होता है, साधारण विधेयक क्या होता है, सिंपल बिल क्या होता है, फिर हम लोग पढ़ेंगे इसमें अमेंडमेंट बिल, थोड़ा सा मैं यहां चर्चा कर दूंगा। अब फिर इसमें जो है जैसे मान लीजिए आपने जो है सिंपल बिल पढ़ लिया, अमेंडमेंट बिल पढ़ लिया, फिर आपने मनी बिल पढ़ लिया, फिर आपने फाइनेंशियल बिल पढ़ लिया, तो इसमें क्या अंतर है, इसमें क्या अंतर है, इस तरह से जितने भी अंतर हो सकते हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे जिससे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो हम लोग प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले जो मतदान की प्रक्रिया है, तो देखिए मतदान की जो प्रक्रिया होती है उसमें एक तो सिंपल तरीका है। सिंपल तरीका यह है कि जैसे मान लीजिए ये जो मतदान है, मतदान की जो प्रक्रिया है उसमें आप देखते हैं एक तो जो है सामान्य तरीका है और कुछ जो है विशेष तरीका है, विशेष तरीका है। तो सामान्य तरीके का मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए कोई विधेयक पर चर्चा हो रही है, तो किसी विधेयक पर चर्चा हो रही है तो हम लोग उसको ध्वनि मत से पारित कर देते हैं। ध्वनि मत से पारित, ध्वनि मत से पारित मतलब अभी देखे होंगे सत्र में विधेयक चल रहा था तो ध्वनि मत से पारित हो जाता था। इसका मतलब यह है कि लोगों ने मेज थपथपा दिया और सामान्यतः स्पीकर ने कह दिया कि भाई किसी को विरोध, किसी ने विरोध नहीं किया और इस तरह से स्पीकर मान लिया कि आधे से ज्यादा सदस्यों ने पक्ष में मतदान कर दिया, इसको ध्वनि मत से पारित करते हैं। अब मान लीजिए उसी में लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया कि नहीं नहीं ये नहीं मनाया जाएगा। अब इस तरह से विरोध हो गया तो इसके बाद ईवीएम मशीन का प्रयोग होता है। तो आप जानते हैं कि जो भी सदस्य बैठे रहते हैं उनके सामने जो है ईवीएम मशीन इस तरह से लगी रहती है और इस तरह से जो है मशीन में 3 बटन होता है। एक तो रेड कलर का बटन है मतलब कि हम विरोध में मत दे रहे हैं, एक ग्रीन कलर का है मतलब हम पक्ष में मत दे रहे हैं, और एक गोल्डन कलर की बटन होती है। आप जानते हैं कि ये गोल्डन कलर की जो बटन होती है इसका मतलब कि हम तटस्थ हैं। इस तरह से ईवीएम के माध्यम से मतदान हो जाता है। अब मान लीजिए वहां पर भी खुराफाती लोग हैं ना आप लोग की तरह, वहां पर बैठे हुए हैं, पता लगे दूसरे का बटन दबा दिए, वो व्यक्ति बोल रहा है कि हमने बटन दबाया नहीं, हमारा बटन दबा दिए, और इस तरह से देखा जाए तब इसका भी विरोध हो गया, तब पर्ची बांटी जाती है। तब जानते हैं कि पर्ची द्वारा मतदान होता है, पर्ची द्वारा मतदान होता है मतलब सबको पर्ची बांटा जाएगा, लाल कलर का, हरे कलर का, सुनहरे कलर का, सबको पर्ची बांटा जाएगा, उस पर मतदान होगा और इस तरह से मतदान की प्रक्रिया होती है। अब जो विशेष तरीका है, तब जानते हैं कि विशेष तरीका में जो है 3-4 तरीका है। पहला तरीका विशेष तरीका में है साधारण समापन। साधारण समापन इसको बोलते हैं सिंपल क्लोजर। साधारण समापन का मतलब होता है जब किसी विषय पर काफी चर्चा हो जाती है और कोई सदस्य मांग कर सकता है कि सदन उस बहस को बंद करे और मतदान को बढ़ावा दिया जाए। इसके लिए एक नियम बनाया गया संसदीय प्रक्रिया में कि इसमें कोई पिछला प्रश्न पूछना पड़ता है, तो स्पीकर समझेगा कि सदन को बहस, सदन में जो बहस हो रही है उसको बंद कराना चाहता है लोग। अब जानते हैं अरे भाई संसदीय प्रक्रिया संकेत पर चलता है ना, परिवार में नहीं होता है। देखिए कोई व्यक्ति आ जाता है तो हम लोग क्या कहते हैं कि हमारे पुराने रिश्तेदार हैं, तो देखिए घर के लोग समझ जाते हैं कि मिठाई है, साड़ी है, कपड़ा है, सब खरीदा के रखाया जाएगा, तब इनकी विदाई होगी क्योंकि रिश्तेदार हैं। अब कोई मान लीजिए दोस्त मित्र है तो बता दिया था कि हमारे दोस्त हैं, उतना नहीं ध्यान दिया जाएगा, ये संकेत ही तो है। अब कोई व्यक्ति बोले कि बताए नहीं, अरे अब कैसे बताऊं, रिश्तेदार बता तो दिया। तो आप देखते हैं कि साधारण समापन का मतलब होता है
कि कोई पिछला प्रश्न पूछ रहा है तो इसका मतलब कि सदन जो है बहस को समाप्त कर सकता है, और इस तरह से देखा जाए तो मतदान करा दिया जाता है। एक होता है विभाग समापन। विभाग समापन, ये सब जितनी प्रक्रिया सब ब्रिटेन से लिया गया है। तब जानते हैं कि विभाग समापन का मतलब होता है कि जब कोई चर्चा हो जाती है तो ऐसी दिशा में जो है कोई बड़ा विधेयक है तो उस बड़े विधेयक पर जो है मतदान यदि कराना है, तब जानते हैं कि विभाग समापन का प्रयोग कर दिया जाता है। विभाग समापन का मतलब यह होता है कि कोई यदि प्रक्रिया चल रही है तो खंडशः मतदान उसमें करा देना, उसको हम लोग विभाग समापन कहते हैं। तो ये जो है साधारण समापन का ही एक स्वरूप मान सकते हैं, लेकिन इसमें दो प्रक्रिया आपको जरूर ध्यान रखनी है। तीसरी जो प्रक्रिया है उसको हम लोग कहते हैं कंगारू समापन। कंगारू समापन, कंगारू क्लोजर। कंगारू क्लोजर, कंगारू क्लोजर का मतलब, अब कंगारू समापन कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। अभी बोला हूं कि ब्रिटेन से लिया गया है। कंगारू शब्द समझ के ऑस्ट्रेलिया मत टिक लगा दीजिए। ये जो विधेयकों को पारित करने की प्रक्रिया है सब हमारे यहां ब्रिटेन से लिया गया है। पूछे कंगारू समापन कहां से लगा दिया? ऑस्ट्रेलिया। सोचने के बारे सही लगा दिया, तो बहुत सही क्वेश्चन पूछा। जितना लिखा है संसदीय प्रक्रिया में सब ब्रिटेन से लिया गया है। अब है क्या चीज समझिए। कोई यदि विधेयक है और ये मान लीजिए विधेयक है और इस तरह से मान लीजिए इसमें 100 धाराएं हैं। अब 100 धाराएं हैं तो ऐसी दिशा में जो है चर्चा से पहले सर्वदलीय बैठक कर लिया जाता है। मान लीजिए मतदान होना है, चर्चा होना है, तो उसके पहले जो है सर्वदलीय बैठक कर लिया जाएगा। सर्वदलीय बैठक होगा, स्पीकर सर्वदलीय बैठक बुला लिया और सर्वदलीय बैठक बुलाकर जो है स्पीकर क्या करता है कि सब लोगों से पूछ लेता है कि भाई देखिए जहां जहां आपको दिक्कत हो बताइए। तो मान लीजिए सब लोगों ने कहा कि 7 नंबर है, 16 नंबर है, 80 नंबर है, 90 नंबर है, 98 नंबर है, इन धाराओं पर बहस होनी चाहिए। और इस तरह से जो है जब चर्चा और मतदान शुरू होता है तो स्पीकर जो है इन्हीं धाराओं पर जो है केवल बहस कराता है, बाकी को पारित मान लिया जाता है। और इस तरह से स्पीकर जो है या सभापति जो है तीव्र गति से विधेयक पर निर्णय करा देता है। तो जब कोई विधेयक जिसमें अनेक धाराएं हैं, स्पीकर और सभापति चर्चा और मतदान से पहले सर्वदलीय बैठक बुला लेता है और मुख्य धाराओं को चुन लेता है और केवल उन्हीं धाराओं पर जो है चर्चा और मतदान करा देता है और इस तरह से तीव्र गति से विधेयक को जो है निर्णय करा देता है। इस प्रक्रिया को कंगारू समापन कहा जाता है। अब जरा देखिए चौथा जो प्रक्रिया है उसको हम लोग बोलते हैं गिलोटीन। उसको बोलते हैं गिलोटीन। गिलोटीन का मतलब होता है कोई यदि विधेयक है, मान लीजिए यह विधेयक 300 धाराओं का है, 300 धाराएं हैं इसमें, तो 300 धाराएं हैं तो इसको क्या करेगा कि मान लीजिए 5 खंडों में बांट लिया, 3 खंडों में बांट लिया। मान लीजिए 1 से लेकर 100, 101 से लेकर 200, 201 से लेकर 300, 3 खंडों बांट लिया। सर्वदलीय बैठक बुलाकर और 3 खंडों में इसको बांट लिया और 3 खंडों में बांटकर जो है सब पर समय निश्चित कर दिया। चलिए भाई इस पर 1 घंटा बहस कर लीजिएगा, इस पर 1.5 घंटा कर लीजिएगा, इस पर 2 घंटा कर लीजिएगा। और इस तरह से देखा जाए तो 4 घंटा बहस फिक्स कर दिया कि 4 घंटे में हम विधेयक पर निर्णय करा देंगे। और जब चर्चा और मतदान होगा 1 से लेकर 100 तक बोलेगा कि चलिए चर्चा करिए, और जहां 1.5 घंटा होगा तुरंत बोलेगा बहस मत करिए, चलिए मतदान करिए। और इस तरह से देखा जाए तो जो विवेकशील स्पीकर है वो निश्चित समय के भीतर जो है विधेयक पर निर्णय करा देता है। इस प्रक्रिया को गिलोटीन कहा जाएगा। गिलोटीन। और इसमें क्या डिफरेंस हुआ कंगारू में? कंगारू में तीव्र गति से निर्णय होता है, तीव्र गति से निर्णय होता है, और गिलोटीन में निश्चित समय पर निर्णय करा दिया जाता है। यह ध्यान रखिए। अब जैसा समझिए, अब मैं दूसरा चीज इसमें बनाया हूं। एक तो मतदान की प्रक्रिया में समझाया, अब यहां विधेयकों का जो व्यापक होना है, लैप्स ऑफ बिल है, उस लैप्स ऑफ बिल को जैसा समझिए, विधेयकों का व्यापक होना समझिए। विधेयकों का व्यापक होना, लैप्स, विधेयक कैसे समाप्त हो जाता है। अब समझिए एक एक चीज। कोई विधेयक मान लीजिए लोकसभा में प्रारंभ हुआ है, लोकसभा में रखा गया, इंट्रोड्यूस किया गया, और लोकसभा से प्रारंभ हुआ, और मान लीजिए सपोज करिए कि लोकसभा में लंबित है,
इसका मतलब यह हुआ कि राज्यसभा से न तो आया है और न ही राज्यसभा में गया है। अरे लोकसभा में रखा गया, लोकसभा में लंबित है, तो इसका मतलब कि राज्यसभा से नहीं आया है और न ही राज्यसभा में गया है। और ऐसी दशा में जो है, आप जानते हैं कि हमारे यहां लोकसभा के विघटन से ही विधेयक प्रभावित होता है। सत्रावसान से लंबित विधेयकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। भाई सत्रावसान का मतलब जो हमारे यहाँ 3 सत्र हैं, जिससे मान लीजिए पहला सत्र क्या होता है, बजट सत्र, दूसरा बजट सत्र के बाद बोलिए जल्दी से मानसून सत्र, और तीसरा मानसून सत्र को और बोलते हैं क्या, ग्रीष्मकालीन सत्र। ग्रीष्मकालीन सत्र, ग्रीष्मकालीन के बाद शीतकालीन सत्र, शीतकालीन सत्र। ये जो 3 सत्र होता है, मान लीजिए एक सत्र समाप्त हुआ, फिर दूसरा सत्र आया, फिर तीसरा सत्र आया, उससे विधेयक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। केवल लोकसभा के विघटन का विधेयक पर प्रभाव पड़ता है। जबकि ब्रिटेन में जो है सत्रावसान से भी विधेयक समाप्त हो जाते हैं। भारत में सत्रावसान से, प्रोरोगेशन से विधेयक समाप्त नहीं होते हैं। तो मैं बताया कि लोकसभा का यदि विघटन हो गया तो पहला जो कंडीशन बताया था उसमें विधेयक समाप्त हो जाएगा। मतलब लोकसभा में रखा गया है, लंबित है, न तो राज्यसभा से आया है न तो राज्यसभा में गया है, तो यह विधेयक समाप्त हो जाएगा। दूसरा बात देखिए, जैसे मैं बताया, जैसे अभी मैं बता रहा था कि राज्यसभा में कोई विधेयक मान लीजिए रखा गया, यहां से पारित हो गया, यहां से पारित हो गया, अब पारित होने के बाद यह लोकसभा में चला गया, लोकसभा में लंबित है, लोकसभा में लंबित है, तो यह भी विधेयक समाप्त हो जाएगा। लोकसभा को टच कर लिया तो समाप्त हो जाएगा। और छू देंगे, नहीं होता था पहले, गिलास को छू दिए तो क्या हो गया, देखते थे पुराने जमाने में कि गिलास को छू दिए तो क्या हो गया, छू देने से। तो यहां लोकसभा को छू देंगे तो विधेयक समाप्त हो जाएगा। अब तीसरा बात समझिए, मान लीजिए ऐसे समझिए कि लोकसभा में कोई विधेयक प्रारंभ हुआ, यहां से पारित हो गया, पारित होकर जो है राज्यसभा में चला गया और राज्यसभा में लंबित है, राज्यसभा में लंबित है, तो लोकसभा में तो टच हो गया ना, पारित हो गया, पारित होने के बाद राज्यसभा में गया, तो यह भी विधेयक समाप्त हो जाएगा, यह भी विधेयक समाप्त होगा। चौथा बात समझिए, यदि कोई राज्यसभा में विधेयक है, यहां पर मान लीजिए लंबित है, यहीं पर रखा गया और यहीं पर लंबित है, यहीं पर रखा गया और यहीं पर लंबित है, इसका मतलब कि न तो जो है लोकसभा में न तो गया है और न ही लोकसभा से आया है, यही तो मतलब निकला। तो यह विधेयक बना रहेगा, समाप्त नहीं होगा। कोई विधेयक राज्यसभा में प्रारंभ हुआ, लंबित है, लोकसभा के विघटन से समाप्त नहीं होगा। अगला बात समझिए, जैसे आप देखते हैं, पांचवा बात समझिए, यदि कोई विधेयक दोनों सदनों से पारित हो गया, लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों से पारित हो गया, और दोनों सदनों से पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास चला गया है, राष्ट्रपति की अनुमति के लिए प्रस्तुत कर दिया गया है, तो लोकसभा का यदि विघटन हो जाएगा तो यह विधेयक समाप्त नहीं होगा। जब अगली सरकार आएगी तो राष्ट्रपति सामान्य रूप से उस विधेयक को रखा रहता है, अगली सरकार के आने का इंतजार करता है, और अगली सरकार जब आती है तो उससे पूछ लेता है कि भाई कहिए एब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग कर दें, और कहिए तो सिग्नेचर कर दें, तो विधेयक समाप्त नहीं होगा। अगला बात समझिए, जैसे आप देखते हैं, मान लीजिए लोकसभा और राज्यसभा से कोई विधेयक है, पारित हो गया, लोकसभा राज्यसभा से कोई विधेयक पारित हो गया, मान लीजिए संविधान संशोधन विधेयक है, दोनों से पारित होने के बाद राज्यों के पास चला गया है, राज्यों के पास चला गया है, वही मान लीजिए तीसरा जो कंडीशन संशोधन वाला बताया था, तो राज्यों के पास चला गया है और राज्यों के पास पड़ा हुआ है, उसी दौरान लोकसभा का विघटन हो गया, तो यह विधेयक समाप्त नहीं होगा, बना रहेगा, बना रहेगा, बना रहेगा, यहां पर भी बना रहेगा और यहां पर भी बना रहेगा। जो क्रॉस कर रहा हूं वो समाप्त, यहां बना रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। मान लीजिए एक कंडीशन और समझिए, यदि मान लीजिए कोई विधेयक लोकसभा राज्यसभा से पारित होकर जो है राष्ट्रपति के पास गया और राष्ट्रपति ने उसको पुनर्विचार के लिए भेज दिया है, अब पुनर्विचार के लिए भेज दिया है, तो ऐसी दिशा में जो है अब लोकसभा का विघटन हो गया, तो ऐसी दिशा में वह विधेयक बना रहेगा, समाप्त नहीं होगा। ऐसी का समझिएगा, अभी आगे पढ़ाऊंगा। संयुक्त बैठक बुलाने की घोषणा यदि राष्ट्रपति ने कर दिया है, संयुक्त बैठक बुलाने की घोषणा कर दिया है, मान लीजिए सपोज करिए 10 सितंबर को संयुक्त बैठक बुलाने की घोषणा कर दिया गया, और ऐसी दिशा में 5 सितंबर को ही लोकसभा का विघटन हो गया,
5 सितंबर को लोकसभा का बुलेटिन हो गया, तो ऐसे समय 10 सितंबर को बैठक होगी। पुराने सदस्य चर्चा में भाग लेंगे, मतदान करेंगे। इसको बोलते हैं लैमडक सेशन, इसको बोलते हैं लैमडक सेशन, पंगु सत्र। मतलब जब पुराने सदस्य आकर चर्चा में भाग ले रहे हैं, मतदान कर रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे पंगु सत्र। और एक चीज ध्यान रखिएगा, लोकसभा में लंबे सभी जितने भी प्रस्ताव हैं, संकल्प हैं, संशोधन हैं, सब समाप्त हो जाते हैं लोकसभा के बुलेटिन से। सरकार द्वारा दिया गया आश्वासन समाप्त नहीं होता है। सरकार द्वारा जो आश्वासन दिया गया है वह आश्वासन समाप्त नहीं होगा, यह ध्यान रखिएगा। अब थोड़ा सा हम लोग सिंपल बिल पर चर्चा करते हैं। सिंपल बिल पर चर्चा करते हैं। साधारण विधेयक, तो देखिए साधारण विधेयक, सिंपल बिल, सिंपल बिल। तो जो साधारण विधेयक है, तो पहले समझिए, जैसे कोई सिंपल बिल है तो लोकसभा और राज्यसभा में से किसी में भी रखा जा सकता है। लोकसभा में रखा गया है, मान लीजिए, इसके बाद प्रथम वाचन होता है, फर्स्ट रीडिंग इसको कहते हैं, फर्स्ट रीडिंग बोलते हैं। इसके बाद द्वितीय वाचन होता है, द्वितीय वाचन होता है, इसको सेकंड रीडिंग बोलते हैं। फिर तृतीय वाचन होता है, तृतीय वाचन होता है। फिर मान लीजिए मैंने मान लिया कि लोकसभा में पहले रखा गया, उसे किसी में भी रखा जा सकता है। तो तृतीय वाचन के बाद स्पीकर हस्ताक्षर करेगा, फिर राज्यसभा में जाएगा। और यहां पर जैसे प्रथम वाचन हुआ, द्वितीय वाचन हुआ, तृतीय वाचन हुआ, यहां पर भी प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन और तृतीय वाचन होता है। फिर सभापति हस्ताक्षर करता है और सभापति के हस्ताक्षर के बाद राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देगा तो कानून बन जाएगा। अब यहां पर समझिए, अब जैसे मैं इसी को लेकर यहां समझाता हूं, ये बताइए, यहां पर जो साधारण विधेयक है, तो मैं आप लोग को एक दिन बताया था कि साधारण जो विधेयक है वो जो निजी विधेयक है वो भी रखा जा सकता है और सरकारी विधेयक भी रखा जा सकता है। सरकारी विधेयक भी रखा जा सकता है। निजी विधेयक मतलब प्राइवेट बिल, गैर सरकारी विधेयक। निजी विधेयक का मतलब होता है कि मंत्री को छोड़कर कोई भी सदस्य, सत्ता पक्ष का हो चाहे विपक्ष का, वो बिल रखेगा तो उसको बोलेंगे निजी विधेयक। और सरकारी विधेयक का मतलब होगा, सरकारी विधेयक का मतलब हुआ जो मंत्री प्रस्तुत करता है। अब जानते हैं, यहां पर मैंने लिखा कि जैसे मान लीजिए प्रथम वाचन है, अब इसी को समझा देता हूं। प्रथम वाचन फर्स्ट रीडिंग है, तो फर्स्ट रीडिंग का मतलब क्या हुआ? फर्स्ट रीडिंग का मतलब होता है विधेयक को प्रस्तुत करना। इस चरण में विधेयक को सदन में रखने की अनुमति प्राप्त की जाती है। और यदि लोकसभा, मैंने मान लिया ना कि पहले लोकसभा में रखा गया, यदि लोकसभा का जो अध्यक्ष है, स्पीकर अनुमति दे देता है, तो इसके बाद जो है गजटी ऑफ इंडिया में, भारत सरकार के गजट में उसको प्रकाशित करा दिया जाता है। और विधेयक को सदन में रखने से 2 दिन पहले उसकी प्रति सभी सदस्यों को उपलब्ध करा दी जाती है, डाक के माध्यम से या कुरियर के माध्यम, जो भी सुविधा है, या आजकल तो मेल भेज दिया जाता है। इस तरह से ये जो पूरी प्रक्रिया में बताया हूं, इसको प्रथम वाचन फर्स्ट रीडिंग कहते हैं। अब द्वितीय वाचन जरा सा समझिए। द्वितीय वाचन का मतलब क्या हुआ? द्वितीय वाचन का मतलब हुआ कि अब जो है विधेयक पर देखा जाए तो आप जानते हैं कि विधेयक का जो मौलिक सिद्धांत है, भाई विधेयक होता क्या, पहले तो ये बता दूं। विधेयक का मतलब होता है कि जब कोई समस्या आती है तो मंत्रिमंडल की बैठक होती है, एक प्रस्ताव बना दिया जाता है। अब प्रस्ताव बनाने के बाद सभी विभागों के पास भेज दिया जाता है। सभी विभाग अपनी अनुशंसा लिखकर भेज देते हैं। जब सभी विभाग अपनी अनुशंसा लिखकर भेज देते हैं तो उसी विधेयक को जो है, उसी विधेयक को 3-4 पेज में लिख दिया जाएगा। नेट पर जाकर विधेयक देख लीजिएगा कि विधेयक कैसा होता है। 4-5 पेज में लिख दिया जाएगा अच्छा से। अब इसके बाद 2 मंत्रालय के पास भेजा जाता है, विधि और न्याय मंत्रालय, और दूसरा जो है डीओपीटी कार्मिक प्रशासन के पास भेजा जाएगा। अब विधि और न्याय मंत्रालय पता करेगा कि जो कानून बनाया जा रहा है वो कहीं अन्य कानून से बेमेल तो नहीं हो जाएगा, कहीं कंट्राडिक्शन तो उत्पन्न नहीं करेगा। अब फिर जो है डीओपीटी ये पता करेगा कि जो कानून बनेगा उसको कैसे लागू किया जाएगा। और इस तरह से दोनों मंत्रालय अपना अनुशंसा भेज देंगे। जब अनुशंसा भेज देंगे तो जो प्रारूप तैयार किया गया है, ड्राफ्ट बनाया गया है, उसको और अच्छे तरीके से अब बना दिया जाएगा, उसमें जोड़ घटा कर बना दिया जाएगा। यही जो ड्राफ्ट बनेगा इसको बिल या विधेयक कहते हैं। तो द्वितीय वाचन का मतलब क्या हुआ? द्वितीय वाचन में 2 चीजें हैं। एक तो है समिति अवस्था,
एक है समिति अवस्था और दूसरा है रिपोर्ट अवस्था। रिपोर्ट अवस्था देखिए, अब जैसे मैं बताया कि विधेयक के सामान्य सिद्धांतों पर चर्चा होगा, उद्देश्यों पर चर्चा होगा कि भाई क्यों कानून बनाया जा रहा है। अब इस तरह से मान लीजिए हंगामा होना शुरू हो गया, लोगों ने कहा कि नहीं नहीं ऐसे नहीं होगा, तो कहा जाए भाई चलिए समिति अवस्था के पास भेजिए। तो यहां समिति अवस्था के पास यदि भेजा जाएगा, जरूरी नहीं है हंगामा होगा तब समिति अवस्था में जाएगा। तो यहां आगे मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन यहां थोड़ा बता देता हूं। यहां दो तरह की समिति बनती है, एक तो प्रवर समिति जिसको हम लोग बोलते हैं सेलेक्ट कमेटी, और दूसरा होता है ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी, संयुक्त प्रवर समिति। संयुक्त प्रवर समिति दूसरी समिति है। अब मान लीजिए सरकार को लगता है कि एक ही सदन में हंगामा होगा तो केवल प्रवर समिति बना देगा, और केवल प्रवर समिति बनाई जाएगा तो अधिकतम जो है 30 सदस्य रखे जाएंगे, मैक्सिमम 30 सदस्य रखे जाएंगे। यदि प्रवर समिति बनेगा तो अधिकतम 30 सदस्य रखे जाएंगे उसी सदन के। और मान लीजिए सरकार को लगता है कि दोनों सदन में हंगामा हो जाएगा तो फिर जो है 45 सदस्य की समिति बनाई जाएगी, जिसमें अधिकतम 30 लोकसभा से अब 15 जो है राज्यसभा के सदस्य होंगे। और इस तरह से समिति को समय दे दिया जाएगा 10 दिन 5 दिन का, और समिति अपनी रिपोर्ट तैयार कर देगी। और रिपोर्ट तैयार करने के बाद जो है, अब रिपोर्ट तैयार करने के बाद फिर रिपोर्ट स्टेज शुरू होता है। और यहां रिपोर्ट अवस्था में जो है विधेयक के प्रत्येक धाराओं पर चर्चा और मतदान किया जाता है। विधेयक की प्रत्येक धाराओं पर चर्चा और मतदान किया जाता है, और यहीं पर सभी संशोधन रखे जाते हैं। इसका मतलब सरकार कहती है चलिए भाई आप लोग का कहना मान लेते हैं, फला चीज की जगह फला चीज लिख देते हैं, सब इसी में किया जाएगा। तो ये जो गर्मा गर्म बहस और मतदान होता है वो सब द्वितीय वाचन में होता है। विधेयक के जो है मौलिक सिद्धांतों पर जो चर्चा शुरू होता है, जो मौलिक सिद्धांत पर जो चर्चा शुरू होता है इसी वाचन में होता है। विधेयक का क्या उद्देश्य है इसी पर चर्चा जो होगा सब द्वितीय वाचन में होगा। तो ये जो जितना मैं बताया हूं गर्मा गर्म बहस, मतदान, उठा पटक जितना भी है सब द्वितीय वाचन में होता है। इसके बाद शुरू होता है तृतीय वाचन। और तृतीय वाचन का मतलब हुआ कि संपूर्ण विधेयक को एक बार पुनः पढ़ा जाएगा, जो शाब्दिक त्रुटि है, जो व्याकरणिक त्रुटि है उसको दूर किया जाएगा। और इसके बाद इस जो मैं बताया हूं अभी कि विधेयक को पढ़ना, उसकी शाब्दिक और त्रुटियों को दूर करना, वाक्यों को ठीक करना, इस तरह की चीजों को हम लोग तृतीय वाचन कहते हैं। और तृतीय वाचन के बाद जो है तब स्पीकर हस्ताक्षर करेगा और यह माना जाएगा कि लोकसभा से पारित हो गया। अब लोकसभा से पारित हो गया तो जैसे यहां समझिए, यहां मैं बताया था कि लोकसभा जब स्पीकर हस्ताक्षर कर देगा तो राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा में भी तीनों वाचनों से गुजरेगा, वही प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन और तृतीय वाचन। इसके बाद वो राष्ट्रपति के पास जाता है। अब मान लीजिए, अब सपोज करिए कि सिंपल बिल है, तो सिंपल बिल है तो यहां पर यहां ध्यान रखना है कि जो ज्वाइंट सेशन होता है, जो संयुक्त बैठक होता है, उस संयुक्त बैठक दो संदर्भों में हो सकता है। एक तो जो है साधारण विधेयक के संदर्भ में हो सकता है, साधारण विधेयक के संदर्भ में होता है, और दूसरा जो है वो वित्त विधेयक के संदर्भ में होता है। उसमें भी वित्त विधेयक में 117(3) का जो मैटर उस पर होता है। बाकी संयुक्त बैठक जो है धन विधेयक पर संयुक्त बैठक नहीं होगा, संशोधन विधेयक पर संयुक्त बैठक नहीं होगा, संशोधन विधेयक पर संयुक्त बैठक नहीं होगा। और इस तरह से देखा जाए तो ये जो संयुक्त बैठक है अनुच्छेद 108, तो संयुक्त बैठक की जो है 3 शर्तें होती हैं। संयुक्त बैठक की जो है 3 शर्तें होती हैं। पहली शर्त तो यह है कि यदि लोकसभा ने पारित किया और राज्यसभा ने पारित नहीं किया तब संयुक्त बैठक हो सकता है। दूसरा शर्त है कि लोकसभा ने पारित किया, मान लीजिए राज्यसभा ने उसमें संशोधन कर दिया, लोकसभा ने पारित किया, राज्यसभा ने उसमें संशोधन कर दिया जो लोकसभा को मान्य नहीं है, तब भी संयुक्त बैठक हो सकता है। और तीसरा कंडीशन है कि यदि एक सदन ने विधेयक को पारित किया, लोकसभा ने पारित किया, और दूसरे सदन ने, राज्यसभा ने 6 महीने तक कोई प्रतिक्रिया ही नहीं दिया, इस परिस्थिति में जो है देखा जाए तो मंत्रिपरिषद और पीएम की सलाह पर जो है राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाता है, स्पीकर नहीं। राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाएगा और यह संयुक्त बैठक जो है सेंट्रल हॉल में होता है। आप लोग जैसे जो लोग संसद गए होंगे तो ये जो संसद है, ये लोकसभा है, ये राज्यसभा है, अब बीच में जो सेंट्रल हॉल है पुराना वाला, अब नया वाला नहीं, अब नया वाला मैं अभी गया नहीं हूं,
पुराने वाले में तो काफी बार मैं जा चुका। तो जो बीच में जो सेंट्रल हॉल है उसमें बैठक होगा और इसकी अध्यक्षता स्पीकर करेगा। अब मान लीजिए संयुक्त बैठक की अध्यक्षता स्पीकर करेगा, स्पीकर नहीं है तब कौन करेगा? स्पीकर नहीं है तो कौन करेगा? डिप्टी स्पीकर। और डिप्टी स्पीकर नहीं है तब सभापति नहीं, उप सभापति टिक लगाइएगा, ध्यान रखिएगा। स्पीकर नहीं है तो डिप्टी स्पीकर, डिप्टी स्पीकर नहीं है तो उप सभापति। ये यहां पर साधारण बहुमत से पारित किया जाएगा, साधारण बहुमत से पारित किया जाएगा। साधारण बहुमत बताया था ना भाई। ये बताइए कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों की संख्या कितनी होगी? 543 प्लस 245, तो ये दोनों जुड़ जाएगा। 543 तो हो गया 700 जो है 788, तो 788 में से आधे से ज्यादा सदस्य पहले उपस्थित हो जाए। मान लीजिए 400 उपस्थित हो गए और 400 में से 200 से ज्यादा पक्ष में मतदान कर दिए तो पारित हो जाएगा। तो स्वाभाविक सी बात देखिए, लोकसभा की संख्या ज्यादा है इसलिए जो है सत्ता पक्ष की स्थिति मजबूत रहती है और संयुक्त बैठक में सत्ता पक्ष जो है विधेयक को पारित करा लेता है। अभी तक 3 अवसर पर संयुक्त बैठक हो चुका है। दहेज प्रतिषेध विधेयक 1959 का जो विधेयक था, जो 1961 में पारित हुआ था, जवाहरलाल नेहरू साहब जो प्रधानमंत्री थे, उस पर संयुक्त बैठक हुआ था। दूसरा जो विधेयक है बैंकिंग सेवा आयोग जो विधेयक है 1977 का, मोरारजी देसाई साहब जो प्रधानमंत्री थे तो इस पर बैठक हुआ था। और तीसरा जो पोटा है प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्ट 2002, आप जानते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी साहब जब प्रधानमंत्री थे तो उस समय, अभी तक 3 अवसरों पर संयुक्त बैठक हो चुका है, यह ध्यान रखना है। तो जो सामान्य कानून बनता है, जैसे खाद्य सुरक्षा कानून है, जैसे आरटीआई कानून है, इसी प्रक्रिया के माध्यम से बनता है, तो आपको यह ध्यान रखना है। क्लियर? और सब लोगों को बोला हूं जो आज पढ़ा रहा हूं उसका टेस्ट कब होगा? उसका टेस्ट फिर ट्यूसडे को होगा, इसको तैयार करके रखिएगा। और सब लोग सहयोग करेंगे। ये बताइए, वीडियो आप लोग देख रहे हैं, दूसरे जो भाई बंधु हैं उनको भी शेयर किया करिए। और फिर यही तो गुरु दक्षिणा है। तो आप सब लोग जो है अपनी अंतरात्मा से, हमारे कहने पर नहीं, अपनी अंतरात्मा से सब लोग जो है करिए कि आप लोग जब मान लीजिए इसको शेयर करेंगे, लोगों के पास जाएगा तभी तो इसका लाभ मिलेगा। कि चुपचाप अपने देख कर मोबाइल बंद कर लिए कि हम ही सब जान जाए, तो कब तक नहीं जानेंगे। धीरे धीरे सबको पता चलेगा। तो आप लोग भी तो बताइए थोड़ा सा। तो मैं बताया, ये तो साधारण विधेयक हुआ। अब साधारण विधेयक हुआ, अब जैसा चलिए धन विधेयक, धन विधेयक पर चर्चा कर दें। मनी बिल, मनी बिल। तो यहां पर ध्यान रखिए कि ऐसा विधेयक जो 110 में जो लिखित मामले लिखे गए हैं, अनुच्छेद 110 में जो मामला लिखा गया है, जैसे कर लगाना, सरकार द्वारा कर्ज लेना, किसी व्यय को संचित निधि पर भारित करना, इससे संबंधित जो विधेयक बनता है उसको हम लोग धन विधेयक कहते हैं। अब यहां पर व्यय रेट खोलकर जो मूल संविधान है उसमें से 110 में जो लिखा होगा, मेरे समझ से जो है 7 लाइन लिखा होगा। तो जो 7 लाइन लिखा होगा, इसको 7 लाइन को जो है आप लोग थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। जैसे लिखा होगा किसी कर का अधिरोपण, उत्सादन, परिहार, परिवर्तन, तो कभी कभी क्या करता है कि वही लाइन एग्जाम में लिख देता है। जैसे लिखा होगा भारत की संचित निधि से धन का विनियोग करना, लिखा होगा कि किसी व्यय को जो है भारत की संचित निधि पर भारित घोषित करना, तो ये लाइन लिख डालिएगा। अब जैसा समझिए, कोई जो मनी बिल है, ये मनी बिल जो है पहले लोकसभा में ही रखा जाएगा और लोकसभा से साधारण बहुमत से पारित होगा। और लोकसभा से साधारण बहुमत से पारित होने के बाद राज्यसभा में जाएगा और राज्यसभा जो है 14 दिन की देरी कर सकती है। 14 दिन की देरी कर सकती है, बस 14 दिन की देरी कर सकती है। इसका मतलब यह हुआ 14 दिन की देरी कर सकती है, इसका मतलब यह हुआ कि 14 दिन के भीतर जवाब नहीं देगा तो मान लिया जाएगा कि पारित हो गया। यहां पर ध्यान रखिए, राज्यसभा जो है न तो संशोधन कर सकती है और न ही इसे अस्वीकार कर सकती है, लेकिन सिद्धांत में सुझाव दे सकती है। सिद्धांत में सुझाव दे सकती है। सिद्धांत में सुझाव जो देगी उसको लोकसभा माने या ना माने उसकी मर्जी, लेकिन व्यवहार में कोई सुझाव भी नहीं देती है। लेकिन आएगा एग्जाम में कि सिद्धांत में सुझाव दे सकती है, सही बात है। अब जानते हैं 14 दिन की देरी करने का राज्यसभा को अधिकार है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। इसके बाद ये राष्ट्रपति के पास आएगा और जानते हैं कि राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है। क्यों बाध्य है? क्योंकि राष्ट्रपति के कहने से ही तो रखा जाता है, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से। तो पूर्व अनुमति से विधेयक को रखा जाता है। और यहां पर ध्यान रखिए,
अभी सिंपल बिल पढ़ा रहा था, तो सिंपल बिल में जो है सामान्यतः राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। कुछ विशेष अवसर पर, जैसे भूमि अधिग्रहण का मैटर है या अन्य इस तरह से कुछ मैटर है, आगे लिखवा दूंगा, उस मैटर पर ही राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति की आवश्यकता हो। सामान्य रूप से सिंपल बिल के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन धन विधेयक के संदर्भ में सभी विधेयकों पर राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है। अब यहां पर देखते हैं कि राष्ट्रपति के पास जो विधेयक आएगा तो राष्ट्रपति इसको पुनर्विचार के लिए नहीं भेजेगा और हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है। बोला था कहीं पर भी समय सीमा का उल्लेख नहीं है। और यहां पर ध्यान रखिए, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय स्पीकर करता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय स्पीकर करता है। यह क्लियर? अब जैसा समझिए। अब यहां पर थोड़ा सा हम लोग चर्चा करते हैं वित्त विधेयक का। वित्त विधेयक, ये जो वित्त विधेयक है अनुच्छेद 117 में दिया गया है, फाइनेंशियल बिल, ये दो तरह का विधेयक होता है। एक होता है 117(1) और एक होता है 117(3), दो तरह का विधेयक है। 117(1) का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए ये फाइनेंशियल बिल है और ये जो है मनी बिल है, ये मनी बिल है। इसका मतलब यह हुआ कि फाइनेंशियल बिल इज इक्वल टू मनी बिल प्लस अन्य मैटर। कुछ अन्य मामले जोड़कर मनी बिल में जब लगा देंगे तो उसको हम लोग फाइनेंशियल बिल कहते हैं। और यहां पर ध्यान रखिए कि ये जो फाइनेंशियल बिल बनेगा, 117(1) का जो फाइनेंशियल बिल बनेगा, एक प्रकार से इसमें ज्यादातर मामले जो है धन विधेयक से संबंधित होगा। ज्यादातर मामला धन विधेयक से संबंधित है, तो धन विधेयक से संबंधित ज्यादा मामला होगा, कुछ मामला जो है अन्य मामले होंगे। अब यहां पर जब ज्यादा मामला धन विधेयक का है, इसको पहले लोकसभा में ही रखा जाता है। लोकसभा में साधारण बहुमत से पारित होगा, फिर राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा में भी साधारण बहुमत से पारित होगा। 14 दिन नहीं, राज्यसभा में साधारण बहुमत से पारित होगा। और यहां पर राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति भी चाहिए, क्योंकि मनी बिल ज्यादा है, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति चाहिए। और इस तरह से देखा जाए तो राज्यसभा भी साधारण बहुमत से पारित करेगा। इसके बाद राष्ट्रपति के पास आता है, राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता है, राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है, लेकिन समय सीमा का उल्लेख नहीं है। अब देखिए, अब इधर आ जाइए 117(3) में। 117(3) का मतलब होता है कि आम जनता का पैसा संसद की अनुमति से ही निकाल सकते हैं। धन पर नियंत्रण किसका? संसद का। तो पैसा निकालने के लिए जो विधेयक बनता है उसको 117(3) कहा जाता है। जैसे मान लीजिए विनियोग विधेयक, जैसे विनियोग विधेयक है, अभी आगे बजट पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। तो विनियोग विधेयक 114 का जो बनाया जाता है वो 117(3) के तहत बनाया जाता है। और जानते हैं कि पैसा निकालने से संबंधित जो विधेयक है वो किसी भी सदन में रखा जा सकता है, लोकसभा, राज्यसभा, किसी में भी रखा जा सकता है। और इस पर राष्ट्रपति की अनुमति की भी आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट भी रखा जा सकता है। कुछ मामले में ही राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता है। अब यहां से लोकसभा में मान लीजिए पहले रखा गया तो लोकसभा से पारित होगा, राज्यसभा में जाएगा, वहां से पारित होगा। यदि राज्यसभा में पहले रखा गया तो राज्यसभा से पारित होगा, फिर लोकसभा में आएगा। और इस तरह से यहां पर संयुक्त बैठक भी हो सकता है, इसमें संयुक्त बैठक भी हो सकता है। यदि राज्यसभा नहीं पारित किया तो संयुक्त बैठक भी हो सकता है। और इस तरह से पारित विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है, राष्ट्रपति हस्ताक्षर के लिए बाध्य है। और कुछ विधेयकों को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए भी भेज सकता है, ये भी यहां पर है। जैसे साधारण विधेयक में अभी बता रहा था, साधारण विधेयक में बता रहा था ना, साधारण विधेयक में अभी बताया कि राष्ट्रपति के पास मान लीजिए आया, अभी देखिए यहां पर बता रहा था ना, राष्ट्रपति के पास आया तो राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार के लिए साधारण विधेयक को भेज सकता है। तो यहां पर भी कुछ मामलों में जो है वह पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, जो नियमावली में लिखा गया है उसको आपको जानने की जरूरत नहीं है ज्यादा। तो इसको हम लोग फाइनेंशियल बिल कहते हैं। अब यहां पर मैं आप लोगों को अमेंडमेंट बिल पढ़ा चुका हूं, पहला दूसरा वीडियो जाकर देखिएगा। जब संशोधन पढ़ाया था तो पूरा पढ़ाया था कि संविधान संशोधन विधेयक क्या होता है, मैं पूरा लिखवा चुका हूं उसमें। अब उसको दोबारा मत पढ़िए यहां पर। अब यहां पर समझिए, जैसे मैं बताया कि आपने पढ़ लिया क्या, सिंपल बिल पढ़ लिया, आपने क्या पढ़ लिया, मनी बिल पढ़ लिया, आपने फाइनेंशियल बिल पढ़ लिया, और अमेंडमेंट बिल तो मैं पढ़ाया ही था, ये पढ़ लिया आपने। जब ये सब पढ़ लिया तो मैं बताया कि थोड़ा सा आपको जो है, देखिए जो अमेंडमेंट बिल है, अब दोबारा मत जाकर वीडियो देख डालिएगा, दोबारा नहीं बोलूंगा। अब यहां पर जैसे मान लीजिए मैं बताया कि इसमें अंतर, इसमें अंतर, इसमें अंतर। तो मान लीजिए हमने कहा कि जैसे मनी बिल है और फाइनेंशियल बिल है, अब उसमें क्या अंतर है ये बताइए।
ये बड़ा गोला फाइनेंशियल बिल है और इसके भीतर छोटा गोला मनी बिल है। अभी बताया था 117(1) वाला मैटर कि सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं। अरे छोटा गोलवा जो है बड़े वाले गोलवे में तो है, तो आप देख रहे हैं कि सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं। आइए बताइए, यहां पर देखते हैं कि सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते हैं। और दूसरा बात समझिए, अभी बोला हूं कि धन विधेयक 110(1) से संबंधित मामले को रखता है, जो 7 मामला लिखा है, और यहां पर फाइनेंशियल बिल में बोला हूं कि 110 से संबंधित मामला और अन्य मामले को रखेगा और पैसा निकालने से संबंधित विधेयक होगा। और अभी बोला हूं कि जो धन विधेयक है उसमें संयुक्त बैठक नहीं होगा, लेकिन अभी बोला हूं कि फाइनेंशियल बिल पर संयुक्त बैठक हो सकता है। आइए बताइए, धन विधेयक पहले लोकसभा में ही रखा जाएगा, राज्यसभा में पहले नहीं रखा जा सकता। अब फाइनेंशियल बिल में बोला हूं कि जो दूसरा कैटेगरी है वो किसी में भी रख सकते हैं। अभी बोला हूं कि मनी बिल जो है पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता राष्ट्रपति, लेकिन कुछ जो है वित्त विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेज भी सकता है। अभी बताइए, मैं कहूं कि मनी बिल और फाइनेंशियल बिल, मान लीजिए हमने कहा कि जैसे मान लीजिए एक दो और करा देता हूं जल्दी से, जैसे सिंपल बिल है और अमेंडमेंट बिल है जो पढ़ चुके हैं आप लोग। ये बताइए, सिंपल बिल तो मैं बताया था कि सिंपल बिल कहते समय क्या आएगा। सिंपल बिल का मतलब कि जैसे मान लीजिए आरटीआई है और तमाम चीजें हैं, तो सामान्य कानून बनाने से संबंधित जो विधेयक है उसको हम लोग बोलते हैं सिंपल बिल, और जो संविधान संशोधन से संबंधित मामले हैं उसको बोलेंगे संविधान संशोधन विधेयक। आइए बताइए, सिंपल बिल पर जो है संयुक्त बैठक हो सकता है और अमेंडमेंट बिल पर जो है संयुक्त बैठक नहीं हो सकता है। आइए बताइए, जो सिंपल बिल है वो केंद्र और राज्य दोनों बना सकते हैं ना। अरे भाई, राज्य भी राज्य सूची और समर्थित सूची पर बना सकता है, केंद्र सरकार केंद्र सूची और समर्थित सूची पर बना सकता है, लेकिन अमेंडमेंट बिल हमेशा कौन बनाएगा? केंद्र सरकार बनाएगा। राज्य सरकार को अमेंडमेंट बिल संशोधन विधेयक बनाने का अधिकार नहीं है। और अभी बताया हूं कि ये जो सिंपल बिल है वो साधारण बहुमत से पारित होगा, और जो अमेंडमेंट बिल है वो साधारण बहुमत, विशेष बहुमत और तीसरी प्रक्रिया से भी पारित होगा। अभी बोला हूं कि जो सिंपल बिल है उसको पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति भेज सकता है, और अमेंडमेंट बिल को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता है। इस तरह से अब जैसे मैं बताया, जैसे मान लीजिए एक दो और करा दूं जल्दी से। मान लीजिए हमने कहा मनी बिल है और मान लीजिए अमेंडमेंट बिल है, इसमें क्या डिफरेंस है? अब तो लिख लेंगे सब। ये बताइए, मनी बिल 110(1) से संबंधित मामलों को रखता है, इसमें संशोधन से संबंधित मामलों को रखा जाता है। मनी बिल में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है, अमेंडमेंट बिल में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। फिर मैं अभी बताया कि मनी बिल में जो है, मनी बिल में देखा जाए तो साधारण बहुमत और जो है 14 दिन की देरी होती है। अमेंडमेंट बिल में जो है वो देखा जाए तो अलग अलग बहुमत की बात की जाती है। समझ गए बात को? जैसे मान लीजिए हमने कहा कि मनी बिल है और सिंपल बिल है, उसमें क्या डिफरेंस है? एक अपने से लिखिएगा, 2-3 बता देता हूं। 110(1) से संबंधित मामलों को रखता है वो सिंपल बिल, सामान्य विषयों से संबंधित रखता है। अभी बताया हूं कि मनी बिल में संयुक्त बैठक नहीं हो सकता, सिंपल बिल में संयुक्त बैठक हो सकता है। ये बताइए, मनी बिल हमेशा सरकारी विधेयक होगा, ध्यान रखिए। अमेंडमेंट बिल निजी तथा सरकारी दोनों होगा। मनी बिल हमेशा सरकारी होगा, फाइनेंशियल बिल हमेशा सरकारी होगा, सिंपल बिल निजी विधेयक और सरकारी दोनों होगा। काम खत्म। तो यहां पर मैं बताया कि ये जो मनी बिल है हमेशा सरकारी विधेयक होगा और सिंपल बिल सरकारी और गैर सरकारी दोनों होगा। अब मनी बिल में अभी बताया कि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है, और यहां सिंपल बिल में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं है, कुछ मामलों में ही है। यहां तो सब मामलों में है मनी बिल में। और फिर राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए मनी बिल को नहीं भेज सकता है, वही तो रखवाता है, तो पुनर्विचार के लिए कैसे भेजेगा? और सिंपल बिल को पुनर्विचार के लिए भी भेज सकता है। यहां बताया कि मनी बिल पहले लोकसभा में रखा जाएगा और सिंपल बिल किसी भी सदन में पहले रखा जा सकता है। ये ध्यान रखिएगा। अब फिर जैसे अभी बताया ना, 3-4 तो मैं ही करा दिया आप लोगों को। ये अब 1-2 जो बचा होगा अपने से लिखिएगा। चलिए आज यही बंद करते हैं। अब फिर जो है हम लोग मिलते हैं अब ट्यूसडे को। सब लोग थोड़ा सा ईमानदारी के साथ अपने अंतःकरण से इस वीडियो को जरा प्रचार प्रसार करिए, थोड़ा चैनल को आप लोग भी आगे बढ़ाइए। आप लोगों का भी तो सहयोग चाहिए हमें। सभी लोगों का धन्यवाद।